अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने बात करनी है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स एंड ट्री डायग्राम्स के बारे में। तो एवोल्यूशनरी ट्री डायग्राम्स जो हैं ये एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप और टाइम स्केल्स के मुताबिक बनाई जाती हैं। और टाइम स्केल का आपको पता है, जो आपने सेकेंड ईयर में भी पढ़ा था, क्योंकि ज़मीन को बने हुए बिलियंस ऑफ ईयर हो चुके हैं, साल हो चुके हैं। और इतने पुराने ज़माने की डिटेल्स हमें मालूम नहीं है, उस वक्त कैलेंडर्स भी नहीं होते थे। तो ज़ूलॉजिकल टाइम स्केल, बायोलॉजिकल टाइम स्केल जो है वो एक तरीक़ाकार है जिसमें हमने अर्थ की पास्ट हिस्ट्री में होने वाले इंपॉर्टेंट इवेंट्स के मुताबिक मिलियन ऑफ ईयर्स में ज़मीन के पास्ट जो है ज़माना है उसको डिवाइड किया हुआ है। तो हम देख सकते हैं कि जो ट्री डायग्राम्स हम बनाते हैं उसमें हम ऑर्गेनिजम्स को अरेंज करते हैं कि जिस ज़माने में वो दुनिया में वजूद में आए, जो हमारा नॉलेज हमें बताता है उनके बारे में, और उनके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स दूसरे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म से कैसे हैं। सो फाइला और क्लास एज एंसेस्ट्रल इज़ मिसलीडिंग बिकॉज द एवोल्यूशन अकर्स इन स्पीशी ग्रुप्स पॉपुलेशंस नॉट एट हाई टेक्सोनमिक लेवल्स। जब हम एक पूरे ग्रुप को ऑर्गेनिजम्स को एक पूरे ग्रुप में अरेंज करते हैं और उनके ग्रुप्स के स्पेशल नाम रखते हैं, तो एंसेस्ट्रल इंफॉर्मेशन जो होती है वो हमें थोड़ा सा मिसलीड कर सकती है, मिसगाइड कर सकती है, क्योंकि एंसेस्टर बहुत ज़माना पहले आया होता है और उससे आने वाले ग्रुप उससे बाद में दुनिया में वजूद में आए होते हैं। और कुछ कैरेक्टर्स वो आपस में शेयर करते हैं और कुछ कैरेक्टर्स इस दौरान नए अराइज होते हैं। अभी जो हमने पिछला लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने सिम्प्लिजियोमॉर्फी और साइनेपोमॉर्फी इसी तरह देखा था। So all modern representative of any group of animals should be visualized at the tip of a tree branch। तो जितने भी representative हैं किसी भी ग्रुप ऑफ एनिमल्स के, उनको बिल्कुल जब ट्री डायग्राम हम बनाते हैं तो उसके एंड पर रखा जाता है और उनको एक तरतीब से जो है वो बनाया जाता है ट्री डायग्राम्स में, ताकि हम इनके एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू, उनका ज़मीन पर आने का वक्त, उनके आपस के रिलेशनशिप्स, कहाँ वो एक दूसरे से फ़र्क है, कहाँ वो एक दूसरे से डिफरेंट है, उसको देख सकें। So, in addition to these problems of interpretation, evolutionary trees often imply a ladder-like progression of increasing complexity। ज़्यादातर तो हमने यही ऑब्ज़र्व किया है कि दुनिया जब से वजूद में आई तो सादा तरीन शक्ल में ज़िंदगी मौजूद थी और वो आहिस्ता आहिस्ता कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ गई है। लेकिन कहीं कहीं जानदार जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी से सिंप्लिसिटी की भी तरफ गए हैं, जिसकी मिसालें थोड़ी ही हैं। तो जब हम सीढ़ी की तरह इसको बनाते हैं तो इसमें हम इंटरप्रेट ये करते हैं कि ये बढ़ती हुई कॉम्प्लेक्सिटी हमें शो करेगी जानदारों के अंदर। और हम तमाम ऑर्गेनिजम्स की बात नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं अब वो इस फॉसिल्स की शक्ल में और हमारे सामने नहीं है और हमें उनके बारे में नहीं मालूम कि उनके फॉसिल्स मौजूद हैं दुनिया में। इसके अलावा बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट भी हो चुके हैं, तो उनको भी ट्री डायग्राम्स में किस तरह से जगह दी जाए। तो अब ये सारी बातें समझने के लिए हमारे पास ये एक डायग्राम है, ये क्लैडोग्राम कहलाती है, हमने इसके बारे में कल पढ़ा था, और ये वर्टिब्रेट्स की फाइलॉजनी को आपके सामने शो कर रही है। अब अगर आप देखें तो सबसे ऊपर अग्नेथा, ये वो ऑर्गेनिज्म है जिनमें जॉ नहीं था। फिर कॉन्ड्रिक्थाइसाई, ये वो मछलियों का ग्रुप है जिनमें कार्टिलेज का बना हुआ स्केलेटन है। फिर ऑस्टिकथाइसाई, ये वो ग्रुप है मछलियों का जिनमें स्केलेटन जो है वो बोन्स का बना हुआ है। उसके बाद एम्फीबिया दुनिया में है जो कि फ्रॉग, टोड, सैलेमेंडर्स वगैरह हैं और ये पानी को मुकम्मल तौर पर छोड़ नहीं सके। फिर रेप्टीलिया है, रेप्टस से ये वर्ड निकला है, ये ज़मीन पर करीब क्रॉल करते हैं, इनके जिस्म पर स्केल्स होते हैं। उसके बाद बर्ड्स है, एवीज़, और फिर एंड पर आए मैमल्स जिनके जिस्म पर बाल होते हैं। अब अगर आप इसको ट्री डायग्राम को ऐसे करके देखें तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने आउट ग्रुप के बारे में बताया है जो कि हमारा स्टडी ग्रुप नहीं है, जिसके साथ हमने इनका कंपैरिजन करना है तमाम बाकी के ऑर्गेनिजम्स का। तो वो है ट्यूनिकेट्स एंड सेफेलोकॉर्डेट्स, जिसमें आपने ट्यूनिकेट्स में आपने छोटे छोटे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स पढ़े थे, साल्पा, एसिडियंस, थैलेसिया सेकेंड ईयर में पढ़े थे, और सेफेलोकॉर्डेटा में आपने एम्फिऑक्सिस पढ़ी थी। फिर मिक्जीनी आती है, हैगफिश, इनके बारे में आपको पहले कोई मालूमात नहीं है, लेकिन ये इस वक्त प्रिमिटिव तरीन वर्टिब्रेट्स हैं। फिर आते हैं सेफेलोस्पीडोमॉर्फी, इसमें लैम्प्रे आते हैं। कॉन्ड्रिक्थाइस में आते हैं शार्क, स्केट, रे, रेडफिश, और इनका जो स्केलेटन है जैसे मैंने पहले कहा इट इज़ मेड अप ऑफ कार्टिलेज। एक्टिनोप्टेरिजाई आती हैं ऑस्टिकथाइस में, सार्कोप्टेरिजाई भी आती हैं, इसमें यहाँ पर लिखा नहीं हुआ, तो ये रे फाइंड फिश हैं और लोबफिन फिश हैं। उसके बाद डिप्नोया आ जाती हैं, ये लंग फिश हैं, ये वो मछलियाँ जिनमें लंग्स भी पाए जाते हैं।
और इनकी बहुत थोड़ी किस्में ही आज दुनिया में मौजूद हैं। कहा यह जाता है कि लंगफिश से ही कुछ मॉडिफिकेशन हुई जिसकी वजह से एम्फीबियंस पैदा हुए। तो एम्फीबियंस में एन्यूरा आ जाता है जो कि फ्रॉगटोड है, क्वाड्रेटा ग्रुप आ जाता है जो कि सैलेमेंडर्स हैं, उसके बाद आ जाता है जिम्नोफायोना, कैसिलियंस हैं। जब हम एम्फीबिया का चैप्टर सेकंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे तो आपको इन ग्रुप से फेमिलियर आप हो जाएंगे। रेप्टीलिया में टेस्टोडाइन्स आते हैं जिसमें तमाम दुनिया के टर्टल्स को रखा जाता है, टॉर्टल्स को रखा जाता है। स्क्वामेटा ग्रुप आ जाता है जिसमें छिपकलियों को और सांपों को रखा जाता है। क्रोकोडाइल आ जाता है जिसमें एलिगेटर, क्रोकोडाइल, गेवियल, केमन, इन सबको रखा जाता है। एविस, तमाम दुनिया के बर्ड्स इसको रखा जाता है इसमें, चाहे वो उड़ते हों चाहे वो ना उड़ते हों, जैसे कि ऑस्ट्रिच है जो कि फ्लाइटलेस है, कीवी है फ्लाइटलेस है, और बाकी के सारे बर्ड्स जो कि फ्लाइंग करते हैं, पैरेट, क्रो, पिजन एट्सेट्रा। और मैमल्स जिनके जिस्म पर बाल होते हैं। अब अगर आप इस ट्री डायग्राम में देखें जिसे हम क्लैडोग्राम कह रहे हैं, इसकी साइड पर वो तमाम किरदार लिखे गए हैं जो कि पैदा होते चले गए, जिसकी वजह से ये सारे जानदार एक दूसरे से फ़र्क होते चले गए। जैसे कि हेड का बनना, ब्रेन का प्रॉपर हो जाना, प्रॉपर स्कल का बनना, सेमी सर्कुलर कैनाल्स का बनना। ये 3 सर्कुलर कैनाल होती हैं। सेमी सर्कुलर इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि आधे गोल के जैसी होती हैं और ये कान का अंदरूनी हिस्सा बनाती हैं। फिर सेमी सर्कुलर कैनाल 2 हुई, फिर 3 हुई। जॉ का बनना, जॉ अलहदा से बनना शुरू हो गया था, उससे पहले जानदारों में जॉ नहीं था, जबड़े नहीं थे। फिर लंग और स्विम ब्लैडर पैदा हुए तो कुछ जानदार जो है वो एम्फीबियंस बन गए और कुछ मछलियाँ ही रह गए। उसके बाद प्रॉपर स्केलेटन बनना शुरू हो गया जो मछलियाँ थीं। उसके बाद पेयर्ड पेक्टोरल पेल्विक लिम्स अलहदा से लिम्ब बनना शुरू हो गए। पेक्टोरल लिम्स जो कि हमारे फोर लिम्ब होते हैं, हमारे अगले बाजू, और पेल्विक लिम्स जो होते हैं वो हमारी पिछली टांगें होती हैं, जैसे जानवरों में भी आप देखते हैं, फ्रॉग में भी आप देखते हैं, लेकिन पेल्विक एंड पेक्टोरल फिन जो है वो मछलियों में नहीं होते। तो अब आगे अगर हम देखें तो ये सारी जो इन्होंने यहाँ पर बताई है आपको केजी फॉसिल रिकॉर्ड्स जो हैं वो अक्सर हम जो है वो उसको रॉन्ग भी उसकी इंटरप्रिटेशन हो जाती है। So 20 to 30 groups of echinoderm, sea stars and their relatives are in the fossil record, but there are only 5 modern groups. अब यहाँ पर काइनोडर्म्स के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया हुआ डायग्राम में, लेकिन वैसे उन्होंने उसकी मिसाल दी है कि काइनोडर्म्स एक फाइलम है, फाइलम एकाइनोडर्मेटा, उससे ताल्लुक़ रखने वाले जानदारों को कहते हैं। इसमें 20 से 30 जो जानदारों के ग्रुप हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, और उनका सिर्फ फॉसिल रिकॉर्ड ही मौजूद है। और जो आज जिंदा जानदार हैं वो कुछ ही हैं। तो जब हमें फाइलम एकाइनोडर्मेटा का ऐसा क्लैडोग्राम ट्री डायग्राम बनानी होगी तो हमें ये बातें मलहूज़े खातिर रखनी होंगी। So, contemporary paleontologist Stephen J. Gould uses the term contingency to refer the rapid evolutionary explosion followed by a high likelihood of extinction. ये एक पैलेंटोलॉजिस्ट हैं जो कि फॉसिल्स की स्टडी करते हैं। इन्होंने बताया कि जब स्पीशीज़ जो हैं वो डाइवर्सिफाइड हो रही होती हैं, एक दूसरे से अलग हो रही होती हैं, तो अचानक उनमें चेंजेस पैदा होती हैं जिनको हम एवोल्यूशनरी एक्सप्लोजन्स कहते हैं। और बाज़ दफ़ा उन एक्सप्लोजन्स के नतीजे में जो म्यूटेशंस होती हैं, जो बॉडी चेंजेस आते हैं, उससे जानदार एक्सटिंक्ट भी हो जाते हैं क्योंकि वो एनवायरनमेंट के साथ कोप अप नहीं कर सकते। हमारा अगला टॉपिक है पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हमने देखना है कि बॉडी को किस तरह से पढ़ा जाए। इसको मैं आपको कहूँगी कि ऐसा सच याद ना करें, बल्कि इसमें इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशंस हैं उनको थोड़ा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर लें। जैसे कि तरतीब, हर जानदार के जिस्म की एक मखसूस तरतीब है जिसे हम सिमेट्री कहते हैं। बहुत सारे जानदार होते हैं जिनके जिस्म में कोई मखसूस तरतीब नहीं पाई जाती। तो जानदार अगर एक मखसूस पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक एक तरतीब से उनका जिस्म ऑर्गेनाइज्ड है तो हम कहते हैं कि उनकी सिमेट्री है। और वो जानदार जिनके जिस्म में कोई मखसूस तरतीब नहीं पाई जाती, हम उन्हें कहते हैं कि वो एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म है या एसिमेट्री रखते हैं। सो एसिमेट्री क्या है? अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स विदाउट अ सेंट्रल एक्सिस और पॉइंट। जैसे कि स्पॉन्जेस हैं, जैसे कि फाइलम पॉरीफेरस से ताल्लुक़ रखने वाले जानदार हैं, नहीं मालूम कि कहाँ से बॉडी स्टार्ट हो रही है, कहाँ से एंड हो रही है, कितने इसके हिस्से हैं, क्या तरतीब है। तो माउथ भी नहीं है, इनमें एक ओपनिंग है जो कि स्पंजो सील कैविटी को लीड करती है, इनके जिसमें कैविटी पाई जाती है। अब जो जानदार सिमेट्री रखते हैं जिनके जिसम एक मखसूस तरतीब है, उनको 2-3 सिमेट्रीज हैं जिसमें हम डिवाइड कर सकते हैं, बाईलैटरल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, और तीसरी है बाई रेडियल सिमेट्री, वो इसी चैप्टर में आगे लिखी भी आएगी। तो बाईलैटरल सिमेट्री क्या है? अगर हम जानदार के जिस्म को एक इमेजिनरी लाइन से उसके जिस्म को 2 हाफ्स में इक्वल बराबर कट कर दें, ऐसा लगे कि आधा हिस्सा जो हमने किया है दाएं तरफ का वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा बायां, तो उसे हम कहते हैं बाईलैटरल सिमेट्री। तो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, यानी ऐसा लगता है कि जैसे शीशे में खड़े हैं।
अगर हम शीशे में आधा हिस्सा करके खड़ा हो जाएं तो आप देखेंगे कि जैसा हमारा दायां हिस्सा है वैसा ही हमारे बॉडी का बायां हिस्सा है। रेडियल सिमेट्री, जो सिमेट्री की वो किस्म है जिसमें जो बॉडी की अरेंजमेंट है उसमें आप एक से ज़्यादा हाफ से जानदार की जिस्म को कट कर सकते हैं, तो फिर मिरर इमेज बनता है। यानी दो नहीं होंगे, दो से ज़्यादा होंगे। ये उन जानदारों के लिए इस्तेलाह इस्तेमाल की जाती है, टर्म इस्तेमाल की जाती है जिनकी बॉडी ग्लोब्यूलर है, गोल खरबूजे के जैसी है। तो जैसे आप खरबूजे में फांके काटते हैं, आपको आप एक से ज़्यादा जगह से कट कर सकते हैं, इसी तरह रेडियल सिमेट्री भी है। और बायलैटरल सिमेट्री होती है कि जिसमें आप एक ही तरह से ऑर्गेनिज्म की बॉडी को कट कर सकते हैं एक इमेजिनरी लाइन से, जिसमें आपको जानदार के जिस्म के दो इक्वल हिस्से नजर आए, तो इसे हम कहते हैं सिमेट्री। अब सिमेट्री के बारे में यहाँ पहले बताया गया है कि ये अरेंजमेंट है अलोंग द सेंट्रल पॉइंट, सेंट्रल एक्सिस जानदार की। जिन जानदारों में सिमेट्री मौजूद नहीं है वो एसिमेट्रिकल हो जाएंगे, और जिन जानदारों में है उनकी दो किस्में हो जाएंगी, रेडियल सिमेट्री एंड बायलैटरल सिमेट्री। तो बायलैटरल सिमेट्री की मिसाल है हम इंसान। अगर आप हमें बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट से एक इमेजिनरी लाइन से कट करें तो आप देखेंगे कि एक आँख के बिल्कुल दूसरे सामने दूसरी आँख है, कान एक है एक तरफ, दूसरी तरफ कान है, एक बाजू एक तरफ है, एक टांग एक तरफ, एक पाँव एक तरफ है, उसके बिल्कुल एग्जैक्टली अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म को बिल्कुल वैसे ही बनाया। और रेडियल सिमेट्री की जो मिसालें हैं वो सी अर्चिन है, उसमें है ये रेडियल सिमेट्री। तो रेडियल सिमेट्री जो है, अगर बाजू 5 हो किसी जानदार के जिस्म में, जैसे किसी तारा मछली है, तो फिर हम उसको वहाँ पर पेंटा रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। तो इस तरह से ये दो सिमेट्रीज़ हैं जो जानदारों को हम इस्तेमाल करते हैं उनके बॉडी की तरतीब देखने के लिए।